साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिक क्लास होने वाली है। जिन बच्चों को मैथ सीखनी है, जीरो टेबल से सीखनी है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। जिसमें हम आपको रीजनिंग भी बताएंगे। पुराने ईयर में जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है मैथ्स और रीजनिंग, उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है। तो आप क्लास ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है नंबर सिस्टम। ठीक है। कुछ संख्याएं आपको दी हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गिनती सुनाओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3, ये तो बोलोगे आप। 4 5 ऐसे करके। अगर मैं आपको गिनती सुनाने के लिए बोलूंगा तो आप ऐसा गिनती बोलोगे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो क्या है, प्राकृतिक यानी जो संख्याएं प्राकृतिक रूप से काउंटिंग में आती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी एक से लेकर अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से करके 100, फिर 200, फिर 400, ऐसे करके अनंत तक ये कभी कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, बढ़ती जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यानी होल नंबर। होल माने सारे मिला के, सब संख्याओं को मिला के उसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है। यानी गिनती तो क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या दिया है? पूर्ण संख्याएं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं भी एक से अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं भी मैंने एक से अनंत तक लिख दी। परंतु मैंने क्या बोला? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं कि जिनमें क्या होता है, जीरो भी होता है। होल, देखो ये होल है ना, ऐसे होल, तो इसको होल समझ लो आप। तो ऐसा में याद रख सकते हो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जिसमें जीरो भी हो और वो एक से अनंत तक हो, उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? देखो, 1 2 3 4, ये क्या होती है? गिनती होती है कितने तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कैसे हो जाएंगी? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ माइनस में भी ये संख्याएं हों। इधर की तरफ क्या होगा? -1 होगा। इधर क्या होगा? -2 होगा। इधर क्या होगा? -3 होगा। और ये भी कहाँ तक होंगी? अनंत तक होंगी। समझ में आ रहा है? देखो, पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? राइट साइड में एक से लेकर अनंत तक, और फिर माइनस में भी एक से लेकर अनंत तक, मतलब -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसमें एक तो अपने आप का भाग जाए और एक एक का भाग जाए। माने अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए या तो एक का भाग जाए, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको तो आप उससे समझ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि 2 है। ठीक है। 2 है। 2 में किसका भाग जाता है? 2 में देखो एक का भाग भी चला जाएगा, 1 दूना 2, और 2 का भी चला जाएगा। यानी अभाज्य संख्याओं में क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 आ गई। ठीक है। अगर मैं 1 लेता हूँ, देखो 1 लिया मैंने, तो 1 में तो केवल एक का ही भाग जाएगा, एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है एक। अब 2 लिया हमने, 2 में एक का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है। ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं, देखो, तो 3 में क्या होगा? एक का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं, तो देखो 4 में किस किस का भाग जाएगा? 4 में एक का भाग भी जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। तो यानी 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है। 5, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 है, 7 में 1 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो 2, 3, 5, 7 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे अनंत तक होंगी ये भी। ठीक है, अगर 9 लेंगे हम तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो 9 है तो 9 में 1 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, तो यानी 9 के 3 गुणनखंड हो गए। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 होनी चाहिए। मैंने बताया ना आपको डेफिनेशन में कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाता है, ठीक है, स्वयं का भाग जाता है या तो 1 का भाग जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या पढ़ा था, प्राइम नंबर को पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है? कंपोजिट नंबर यानी अब भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर माने भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। समझ में आया? तो अब हम क्या है? भाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यानी वो संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो? 3 हो या तो 3 से अधिक हो। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड क्या थे? 1 और 2 थे, यानी तो अभाज्य संख्या हो गई। परंतु इसके गुणनखंड 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर 3 लेते हैं तो उसके भी 2 ही आ रहे हैं। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो 1 से भाग चला जाएगा, 1 चौको 4, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 से भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, यानी 3 गुणनखंड निकल आए इसके। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर हम 6 को लें तो 6 में क्या होगा? 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। तो देखो 1, 2, 3, 4 गुणनखंड निकल आए इसके। तो यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिस संख्या के निकल आए उसको क्या होगा? भाज्य संख्या होगी या कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे ही 9 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे ये भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगे। ठीक है, अब है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। बचपन से आप पढ़ते हुए आए होंगे। ठीक है, तो सम संख्याएं यानी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ऐसे करके ये भी अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सम संख्याएं होंगी यानी इवन नंबर हो गए। ठीक है, अगर और नंबर की बात करें, विषम संख्या यानी वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए उनको विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही ये भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगे। ठीक है, अब है अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं माने 2 संख्याएं होंगी, जैसे 4 और 5 है। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यानी इस इसका मतलब क्या हुआ? आपको 2 ऐसी संख्याएं दी होंगी कि जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या तो वो संख्याएं क्या हो? खुद हो। ठीक है, माने या तो उन संख्याओं का गुणनखंड क्या हो? या तो उन संख्याओं का गुणनखंड 1 हो, 1 से देखो 1 होगा ना उनका गुणनखंड, या तो वो संख्याएं स्वयं हो। परंतु देखो 1 के अलावा 1 से इसमें भी ये 1 क्या है? इसका इसका क्या है? गुणनखंड भी है, और 5 का गुणनखंड भी है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा या तो 5 होगा। तो यानी कॉमन गुणनखंड क्या है? 1 है। तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर। देखो ठीक है, जैसे अगर 13 और 14 दिया है आपको, ठीक है, तो 13 का क्या होगा गुणनखंड? 1 होगा और 13 होगा। 14 का क्या होगा? 1 होगा, 2 सत्ते 14, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा। यानी इन गुणनखंडों में कॉमन क्या है? 1 है। यानी इन संख्याओं का गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक भाग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, केवल कॉमन भाग 1 ही होना चाहिए। वो क्या होंगी? को प्राइम नंबर्स होंगे।
ठीक है, जैसे आपको दे दिया कोई से भी सीरियल नंबर, देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया 6 और 8, 6 और 8 आपको दिया है। अब इसको बताना है आपको क्या सअभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब अगर आपने 6 के गुणनखंड किए तो 6 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, वैसे ही अब 8 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो एक एक और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, यानी ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, माने कॉमन गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, तो वो क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब आपको दिया है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। परिमेय माने रेशनल नंबर और अपरिमेय माने इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको आप क्या कर सको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या हुआ, यानी जो क्यू क्यू का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कोई सी भी भिन्न हो गई, जैसे 2/3 हो गई, 7/8 हो गई, 5 हो गई। अब आप बोलोगे 5 तो रेशनल नंबर नहीं है, देखने में तो 5 बटे मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ही नहीं 5। तो आप क्या कर सकते हो, 5 को 5/1 लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है, या तो आप 1/5 लिख दो। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सको। ठीक है, बेसिकली ये संख्याएं क्या होती हैं, रूट वाली होती हैं, जैसे √3 हो गई, √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, √11 हो गया। अब कहीं पर अगर √9 दिया होगा तो √9 क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √9 को आप 3 लिख सकते हो। तो अगर आपने 3 लिखा तो 3 को आप 3/1 लिख दो, तो ये क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। अब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है यानी ऐसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, देखो 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे करके ये भी इन अनंत तक होंगे। ठीक है, माने स्क्वायर मतलब वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या माने अगर आपको 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। पूर्ण घन संख्या कौन सी हुई, यानी ऐसी संख्या जो पूर्ण घन हो, तो जैसे 1 हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई, 3 तियां 9 तियां 27 हो गई, 4 चौको 16 चौको 64 हो गई, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गई। ऐसे ही ये भी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है जातीय मान, यानी फेस वैल्यू या शुद्ध मान आपको निकालना है। ठीक है, और दूसरा दिया है आपको स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो जातीय मान होता है, तो आपको जातीय मान कैसे निकालना होता है, कभी कभी पूछ देता है ऐसा भी, कुछ संख्या दे देगा, बोल देगा कि इसमें 7 का जातीय मान ज्ञात करो, ये 7 की फेस वैल्यू ज्ञात करो। ये कोई ऐसी संख्या दे देगा, उसमें बोलेगा कि 3 की फेस वैल्यू याद करो। ठीक है, या ऐसा भी दे सकता है कि 3 और 8 के फेस वैल्यू का जोड़ ज्ञात करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है यहाँ से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, फेस वैल्यू, फेस माने क्या होता है, चेहरा। चेहरे से क्या दिख रहा है आपको। अगर मैं तो 2 की बात करूं कि 2 की फेस वैल्यू, यानी 2 का जो फेस होगा, 2 का फेस कैसा दिख रहा है आपको, 2 का फेस आपको 2 ही दिख रहा है। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो 3 कैसा दिखेगा, 3 भी 3 जैसा ही दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जब आप स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का मान क्या है, 3 है, माने जो जिस संख्या का मान पूछा है उसका फेस वैल्यू उतनी ही होगी। अगर 8 का पूछता है तो 8 का मान 8 है, 2 का पूछता है यहाँ पे तो 2 का 2 है, अगर 7 का पूछता है तो 7 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोल देगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या है,
तो 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर 7 की फेस वैल्यू पूछ देता है या जातीय मान या शुद्ध मान जो भी बोलना चाहें आप, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, परंतु स्थानीय मान ऐसा नहीं होता। अगर उसने पूछ दिया आपको कि 2 का स्थानीय मान कितना है, या 3 का या 7 का, ठीक है, और इनके स्थानीय मान यानी जो प्लेस वैल्यू है उसको आपको जोड़ ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 का स्थानीय मान कितना होगा, देखो ये इसको बोलते हैं इकाई-अंक। तो इकाई-अंक यानी 2 का वैल्यू कितनी हो गई, 2 होगी। ठीक है, ये 3 है, जैसे यहाँ पे 32 है, यहाँ पे समझिए आप 32 है। 32 कैसा हुआ, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 2, और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 तो है, फेस वैल्यू 3 होती है, परंतु ये पीछे वाला इसमें दहाई का अंक मतलब 0 जुड़ जाता है। तो यानी 3 की वैल्यू कितनी है, इकाई दहाई, माने 30 ये है और 2 ये है, तो 32 हुआ, तभी तो 32 हुआ। माने यहाँ पे ये इकाई दहाई, इकाई में 2 है और दहाई में 3 है, तो दहाई में 3 तो 3 दशा की 30 हुआ, और ये इकाई में 2 है तो 30 तो 32 हो गया। ऐसे ही अगर 3 की बात करें यहाँ पर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 यानी 330 होगी। ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 7 के मान करूं बात करूं तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 700 होगी। ठीक है, अगर 2 की बात करूं तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 उसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0, 2000 होगी। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2000 हो गई। 8 की वैल्यू बात करूं, प्लेस वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, सॉरी 8, उसके बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो, 1 2 3 4। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये इतना बनेगा। ठीक है, कैसे, देखो आपने क्या, इकाई का अंक 2 है तो 2 को जोड़ा, दूसरी बार संख्या कितनी है, 30 है, तीसरी कितनी है, 700 है, चौथी कितनी है, 2000 है, पांचवी कितनी है, 1 2 3 4 8। तो देखो इन सब को मिला के क्या होगा, ये संख्या बनेगी 82732। समझ में आ रहा है, तो ये प्लेस वैल्यू होती है। देखो इकाई के अंक पे 2 है तो 2 हो गया, ये 30 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखो अब ये कितना हो जाएगा, 82,732। देखो 80,000 ये हुए, 2,000 ये हुए, 80,000 ये हुए, 2,000 ये हुए, 700 ये हुआ, 30 ये हुआ, 2 हुआ, तो इन सबको जोड़ के इतना हो रहा है। ठीक है, वैसे ही प्लेस वैल्यू इसकी भी बात करें तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक में क्या है, 2 दिया है तो 2, ये है तो 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माने जो अंक दिया है उसके बाद जितनी संख्या है उतना आपको 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5, ये 3 था, 3 के बाद 1 2 3 4 0 है, 3 के बाद 4 0, 2 है, 2 के बाद 1 2 3 0, 3 संख्याएं थी, 1 के बाद 2 0, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 2 के पीछे 0 नहीं लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक संख्या दी है, इसमें लिखा है 7 और 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको स्थानीय मान बताया था, यानी प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, संख, 10 संख, ऐसा करके संख्याएं बढ़ती हुई होती हैं। ठीक है, ये हम जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहे होते हैं तो तब सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है 7 और 6 के स्थानीय मानों का योग। देखो 7 किस जगह पे है, 7 है, 7 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,000। ठीक है, और 6 कितने पे है, 6 है 60 पे, इकाई दहाई, 6 का मान कितना है, 60 पे है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको योग करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7060। ठीक है, ऐसे ही अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक संख्या दी है में 1 व 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, यानी 1 और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। पहले तो आपको 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, दोनों 2 0 हो जाएंगे। फिर 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 60 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लस था तो प्लस किया था, यहाँ पे माइनस बोला था, माने अंतर बोला था तो हमने अंतर निकाला। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन और दिए हैं। आपको एक में निकालना है जातीय मान का योग। ठीक है, और दूसरे में आपको अगरवाइजेशन संख्या ज्ञात करनी है कि है या ये या नहीं है। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ देखा, तो आपको जातीय मान यानी फेस वैल्यू का पता होना चाहिए। 8 का फेस वैल्यू 8 होगी और 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, उनका योग क्या होगा। जातीय मान का अगर योग निकालना है तो फिर आप उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। आपको अगर जातीय मान पता है कि कितना होता है तो उन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि 351 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 1 के अलावा स्वयं का भाग जाता है वो ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 2 में एक 1 का भाग जाएगा, एक 2 का जाएगा। एक क्या हो गया, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा। 3 में देखो 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। एक तो अपने आप का भाग जाना चाहिए, एक 1 का जाना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी हो सकती है, इसके बाद 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं होगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 9 इसलिए नहीं होगी कि 9 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, तो यानी 2 से ज्यादा हो गई है। मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें स्वयं का भाग जाए या तो 1 का जाए। ठीक है, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया। ठीक है, ऐसे ये संख्याएं होती हैं। ये थोड़ा आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसके आगे भी होती हैं। ठीक है, पर मैं इतने ही लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ इतना। देखो, आपको निकालना है 351 क्या है, एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप जो अभाज्य संख्याएं दी हैं, आपको इसमें से इन अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करना है कि जो इसके आसपास हो, माने इससे ज्यादा हो। ठीक है, इससे ज्यादा वाला। देखो 17 का स्क्वायर कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, तो यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो 19 का स्क्वायर है वो क्या है, ज्यादा है कितने से, 351 से, क्योंकि 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। तो यानी अब आपको पता चल गया कि जो 19 से कम वाली संख्याएं हैं, अगर इनमें से किसी एक संख्या से ये कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो 351 है, तो अभाज्य संख्या का क्या रूल क्या होता है, एक तो इसमें एक का भाग जाएगा, एक इसमें उस संख्या का भाग स्वयं का भाग जाएगा, इसके इन दोनों के अलावा किसी एक तीसरी संख्या का भाग चला जाएगा इसमें अभाज्य संख्या का, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लो। आपने 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 1 है। 3 से देखा आपने, 3 एकम 3, फिर 2 बचा 21, 3 से 21, यानी 3 से ये कट जा रहा है, तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, ये नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें निकालना है आपको इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, और ये क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। बहुत सारे एग्जाम अगर आप उठा कर देख लीजिए, उनमें इकाई का अंक या यूनिट डिजिट पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले है इसमें 68, 23 और 28, इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर इकाई का अंक निकालना है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, यहाँ पे 68 इंटू 23, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर कुछ आएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 का, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। ठीक है, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है नहीं। तो आपने क्या करना है, जो भी संख्याएं दी हैं उनका इकाई का अंक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने देखा 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है। ठीक है, अब अगर आप 24 गुणा के 8 करेंगे तो ये भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहाड़े 24 गुणा के 8, 24 8, क्या पता आपको पहाड़ा याद हो या ना हो।
तो इसमें भी क्या करेंगे आप, इसका भी इकाई का अंक ले लेंगे, ठीक है, और इसका इकाई का अंक लेंगे आप, तो 8 चौको 32 हुआ, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो चलो इस दूसरे को करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, आपको इकाई का अंक मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या किया आपने, 3 इंटू टू 6 आया, ठीक है। फिर 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 सते 42 आया। फिर इस 42 का 2 ले लेंगे इकाई का अंक, 2 गुणा गया 8, इसका इकाई का अंक 8 दूना 16 आया, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। आप इसको अगर पेन उठाकर नहीं करना चाहते तो वैसे में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, आपने 4 का 1 में किया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 12 यानी फिर 2 2 हुआ, फिर 2 दूनी 4, फिर यानी 4 हुआ, 4 चौको 16, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, इसका 6 आ गया, ठीक है कुछ टफ नहीं है ना, टफ आपको केवल इकाई का अंक ढूंढना है, अगर संख्या बड़ी हो जाती है तो फिर उसका भी इकाई का अंक ले लीजिए आप, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैंने बताया आपको, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, अगर किसी भी को संख्या को मल्टीप्लाई करते वक्त इकाई के अंक में 0 आ जाता है तो उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। देखो इसमें आपने इकाई का अंक मल्टीप्लाई करना है, तो आपने देखा है कि इसमें 5 इंटू टू भी है, इकाई का अंक इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 टू जा 10 यानी 10 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, तो 10 यानी 0 आ गया। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में भी करेंगे, चाहे आप 9 में करेंगे चाहे इस 9 में करेंगे, तो 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 हो गया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और दिया है 9वां, इसमें आपको निकालना है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, उन दोनों के अलावा अगर किसी संख्या से भाग चला जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। कैसे, 14 है तो 14 को कैसे तोड़ सकते हैं, एक अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, एक 7 है, तो 2 7 14 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों की पावर 12 हो गई। 10 को तोड़ सकते हैं, हाँ 10 को भी तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5, इन दोनों की पावर 18 हो गई। 7 तो स्वयं में एक अभाज्य संख्या है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग कैसे करेंगे, 2 की पावर 12 हो गया, 7 की पावर भी 12 हो गया, 2 की पावर 18, फिर 5 की पावर भी 18, 7 की पावर 12, 11 की पावर 13, ठीक है। अब क्या है, ये जितनी पावर है इन सबको आप जोड़ दो, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे आप तो कितना होगा, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 36 और 4 40 और 20 70 90, नहीं 70 और ये हो जाएगा 80, ये 85, यानी क्या आ गया, अब आज गुणनखंड कितने आ गए, 85 आ गए, ठीक है। इन सबको आप जोड़ लीजिएगा तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा दिया है आपको, इसमें लिखा है कि कितनी अभाज्य गुणनखंड है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। आप 30 को तोड़ कर देख लीजिए, 30 को कैसे तोड़ सकते हैं आप, 2 तियां 6 पंजे 30, इनकी पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 तियां 21 की पावर 6, ये है 38। 38 कितने से तोड़ सकते हैं, 2 का भाग 2 नंबर 19 दूना 38, यानी 2 इंटू 19 की पावर 12, ठीक है। अब इन सब की पावर को आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए 5 5 कम 5 5 10 5 या 15 पावर ये हो गई, 12 ये हो गई, 24 ये हो गई, तो इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये आ रही है